हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग 10वीं का बोर्ड परीक्षा 2023 में देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 100% एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 में लड़ जाएगा। तो वीडियो को बिना नज़रअंदाज किए हुए अगर शुरू से लेकर अंत तक देखिए और एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। मैं उम्मीद चाहूँगा कि आप लोगों को ये पूरा प्रश्न याद हो जाए ताकि आप बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा। तो चलिए हम बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला आप लोगों का क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव में होती है, यानी कि प्लस में होती है। तो आंसर होगा ए नंबर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव में होती है, इसलिए आंसर होगा ए नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करें। यानी कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस का उपयोग करना चाहेंगे। तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। आंसर होगा दूसरा का सी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने किस दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद रखना, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, याद रखिएगा ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, एक व्यक्ति समतल की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो देखिए 4 नंबर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, उसका दोगुना कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, या फिर दृष्टि वैश्य, या फिर जरा दृष्टि दोष। तो मैं आपको बता दूँ, कर निकट नेत्र की दूरी बढ़ जाने से, तो बढ़ जाने से तो ये तो पक्का है, उसमें दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष पाया जाएगा। तो आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष वाले ना किसका लेंस करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। देखिए आपका 7 नंबर प्रश्न का आता है, विद्युत आवेश की इकाई है। देखिए विद्युत आवेश की इकाई सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि विद्युत आवेश की इकाई कूलम्ब होती है। क्या होती है, कूलम्ब होती है। तो आंसर होगा ए नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था, वह है, यह मतलब कि नामकरण किसने किया था, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है बेंजामिन। ठीक है, बेंजामिन। आंसर होगा आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन उनका नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर प्रश्न का आता है ना, एक पदार्थ को 1 कूलम्ब धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या है। तो 9 का करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.25 × 10⁻18। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो 10 का आंसर होगा 50 वाट। ठीक है, आंसर होगा आपका सी नंबर 10 का। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 2023 में परीक्षा देने वाले हर एक स्टूडेंट को मतलब कि हर एक स्टूडेंट चाहता होगा कि मैं भी इस बार अच्छे से अच्छे नंबर लाऊं और मैं भी अच्छे से अच्छे नंबर लाऊं, लेकिन उसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक शुरू
से कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक्चुअली में इस टाइम करूँ तो क्या करूँ, किधर जाऊँ, किस बुक को पढ़ूँ, कितना नंबर आएगा, कितना नंबर नहीं आएगा। तो मैं आप सभी छात्रों को ना चैलेंज देता हूँ 350 अंक प्राप्त करने का, जो शुरू से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन हाँ, आप लोगों को मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आप लोग थोड़ा सा भी लालच मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको वो बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। यूट्यूब की दुनिया में बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको नोट्स दिया जा रहा होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और बोला जा रहा होगा कि पूरा पूरा यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, और आपसे 1000 रुपया 1500 रुपया लिया जा रहा है। मैंने बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल पर देखा है, ये सब बातें हो रही है। लेकिन दोस्तों वही बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को उतना पैसा नहीं लूँगा, मात्र 150 रुपया लूँगा, मात्र 150 रुपया। अगर किसी को पसंद आए तो 150 रुपये में मैं ये जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये पूरा क्वेश्चन एक ही PDF में रहेगा, और उसका आंसर भी ऐसा टिक लगा हुआ रहेगा हर क्वेश्चन का आंसर, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप चाहते हो तो पाँचों विषय का इंग्लिश छोड़कर जो भी नंबर आपका बिहार बोर्ड 2023 में जुड़ेगा, मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, ये सब का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरी तरफ से मिल जाएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र 150 रुपये में। देखिए 150 रुपये कोई ज़्यादा रकम नहीं है, मैं सबसे कम ले रहा हूँ 150 रुपया, सब किसी से कम ले रहा हूँ, और सब किसी से अच्छा क्वालिटी भी दे रहा हूँ। ऐसा मत सोचिए कि सर PDF कैसा है, अरे यार PDF की सुंदरता नहीं देखी जाती है, PDF में क्वेश्चन कैसा है, उसका आंसर सही है कि नहीं है, ये क्वालिटी देखी जाती है। बहुत लड़के फ़ोन करके बोलते हैं कि सर PDF भेजिए ना, थोड़ा देखिए कैसा है। अरे मूर्ख, PDF देखा जाता है, PDF को अच्छे से उसमें क्वेश्चन होना चाहिए, PDF को देखा नहीं जाता है। कोई भी क्वेश्चन उठाकर डाल दिया जाए, PDF को पेंट कर दिया जाए, अच्छा सुंदर लगेगा देखने में, आप वही देख कर लेते हैं। अरे आप कभी तो बुद्धिमानी का काम करिए। अगर ऐसा आप बुद्धिमानी का काम नहीं करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, ये मेरा दावा है। अगर आप लोगों को लेना है तो देखिए ऑलरेडी मेरे मोबाइल के नंबर से बहुत लोग लिए हैं, ठीक है। तो एक और मेरा मोबाइल नंबर है, आप उस नंबर पर संपर्क करके कल ले सकते हैं, 8982385956। इस नंबर को आप लोग नोट करिए, इस नंबर पर आप 24 घंटा में कभी भी संपर्क करके ले सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, इस नंबर पर कॉल करिएगा ना तो ज़्यादा ये मतलब कि उनको परेशान मत करिए, क्योंकि वो मेरे घर वाले हैं, तो ज़्यादा परेशान मत करिएगा। बोलिएगा कि सिर्फ सर भैया जी या फिर अंकल जी, मतलब कि हमको ना PDF चाहिए, हम इस नंबर पर पेमेंट कर देते हैं और आप हमें PDF व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। आप सभी को मैं व्हाट्सएप पर PDF सेंड कर दूंगा। देखिए ऐसा मेरे सामने अभी मेरे यहाँ एक भी बार नहीं हुआ है कि किसी का मैं पैसा लेकर मतलब कि उनको PDF नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ है। देखिए मैं चाहता हूँ ना कि कम से कम रुपये में आप सभी को अच्छे से मैं बता सकूँ कुछ, और अच्छे से आप नंबर भी ला सकें। ज़्यादा रुपया ले ही लूँगा, नंबर नहीं आएगा तो दोस्त हम पर ही देंगे, इसलिए मैं सबसे कम रुपया ले रहा हूँ। और साथ में जो भी बच्चा पेमेंट करेगा उसका अलग ही ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में ऑलरेडी हमेशा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाएगा, ठीक है। तो वो ग्रुप में भी जोड़ देंगे, आप लोग बोल दीजिएगा उनको, ठीक है। ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। देखिए धात्विक ऑक्साइड को हम लोग ना क्षारीय ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। आंसर होगा D नंबर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। देखिए विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। आंसर होगा 12 का C नंबर, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। देखिए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आंसर होगा C नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, प्रक्रिया PbO + C से Pb + CO का निर्माण हुआ है, इसमें क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर C एक अवकारक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, निम्न धातुओं में कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से H2 गैस देता है, कौन है। तो देखिए 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C एल्युमिनियम जब इसके विलयन से ना H2 गैस देता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है, यदि विलयन का pH 13 है, इसका अर्थ है कि यह, देखिए
16 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रबल भास्मिक होगा, आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र। देखिए साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र जो होता है ना वो P4 होता है, ठीक है, P4 आंसर होगा 17 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, पीतल में रहता है। देखिए पीतल में क्या क्या मौजूद रहता है आपको बता दें, कॉपर और जिंक मौजूद रहता है, ठीक है। धातुओं की प्रकृति होती है 19 नंबर, 19 का आंसर होगा विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की प्रकृति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। 20 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, चुंबकीय विधि द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर आपका, कार्बन यौगिकों का आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन है, ठीक है, और कार्बन एक और धातु होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, हीलियम। हीलियम एक अक्रिय तत्व है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कीन के कारण तो CnH2n हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। देखिए अपमार्जक बनाने में ना अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सत्व ए के तत्व है। तत्व ग्रुप के मतलब कि तत्व है। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा रहा है ना 25, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो हैलोजन कहलाता है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। 26 का आंसर होगा सी नंबर, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ये आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है तो आपका कार्बोज होता है, ठीक है, कार्बोज उत्पन्न होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। 28 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, फैलोपियन नलिका से। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया होती है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है ना इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलीन दाब लगभग होता है। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, 120/80। चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, एब्सिसिक अम्ल के कारण, ठीक है। चलिए अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न कहता है ना, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, इथाइलिन। और 33 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। तो 33 का आंसर होगा बी नंबर, 4 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। देखिए 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर आपका। 35 नंबर क्वेश्चन है ना, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, समजात, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं। 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग कहलाते हैं। 37 नंबर आपका प्रश्न है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो 37 का आंसर होगा सी नंबर, बगीचा और खेत। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य यानी कि सन होता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, खनन, अतिचारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो वो पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो एमीटर से निम्नलिखित में धारा को मापते हैं, विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है होता है। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो विद्युत मोटर कहलाएगा, आंसर होगा बी नंबर।
अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। आंसर होगा बी नंबर बहुखंडन। आंसर होगा बी नंबर बहुखंडन। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो 44 का आंसर होगा बी नंबर अवतल। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर क्वेश्चन है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो 45 का आंसर होगा सी नंबर पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो यहाँ पर 46 का आंसर होगा सी नंबर मटर के पौधे का उपयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा सी नंबर बहुदिशीय में होता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत पाया जाता है। 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है ये तो सबको पता होगा। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन 51 नंबर निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 52 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। जबकि 53 नंबर क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए करता है। तो इसका भी आंसर होगा आपका बी ही नंबर का। 53 का भी आंसर बी ही नंबर का, अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में। तो आंसर होगा समतल और उत्तल दर्पण में आभासी और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी यानी कि काल्पनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में लगा होता है। तो 55 का आंसर होगा सी नंबर उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक या फिर मुख्य फोकस या फिर वक्रता त्रिज्या। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, इसका आंसर हम आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है। देखिए प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। ए बराबर r/2 संबंध होता है। ए बराबर r/2 एफ बराबर r/2। तो ऑप्शन में आपको सी में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है ना, तो आंसर आपका आभासी और बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है। तो 61 का आंसर होगा सर्च लाइट का परिवर्तक सतह भी अवतल का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर आपका किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, दर्पण संभव हो सकता है। तो 63 का आंसर होगा डी नंबर समतल या उत्तल। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। 64 का आंसर होगा डी नंबर दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो 65 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन है किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अवतल दर्पण से ही। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या
कितना है 32 सेंटीमीटर है, तो उसका आधा हो जाएगा 16 फोकस दूरी क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। F बराबर r/2 होता है ना, आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होती है। देखिए परिवर्तन के नियम से आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, काल्पनिक यानी कि आभासी होता है। अगला क्वेश्चन है संयुग्मी फोकस केवल संभव है, ये केवल संभव होता है अवतल दर्पण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर, किस दर्पण का मध्य बिंदु किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। देखिए किसी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण में वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है, r बराबर F बराबर r/2, तो r बराबर 2f हो जाएगा। A बराबर r/2, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, ठीक है। 73 का आंसर यही नंबर हो जाएगा, ठीक है। नहीं ओहो सॉरी गलत आंसर है, संबंध थोड़ी ना पूछा है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r अनंत होता है, r जो त्रिज्या होता है ना समतल दर्पण की वो अनंत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। अगला क्वेश्चन समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, तो 75 का आंसर होगा सी नंबर m बराबर 1। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो 76 का आंसर होगा सी आवर्धन कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, 77 का आंसर होगा बी नंबर अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, 78 का आंसर हो जाएगा ए नंबर दर्पण के ध्रुव से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा विस्तृत होता है वो होता है उत्तल, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब समझते हैं ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, आंसर होगा डी नंबर C4H10, यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। CH4 भी हो जाएगा, लेकिन ये और ये नहीं होगा, आंसर होगा आपका डी नंबर। सभी विद्यार्थी याद रखना, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को एक लाइक करके जाना, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है।